हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मौर्यकालीन कला और वास्तुकला के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मौर्यकालीन कला को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक राजकीय कला और लोक कला, और पूरा वीडियो इन्हीं दो कलाओं पर आधारित है। तो यहाँ पर राजकीय कला यानी कि राज्य द्वारा संरक्षण में बनाए गए जो भी कलाएं हैं उसको राजकीय कला कहा गया, और जो राज्य के अंदर ना होकर लोग अपने मन से जो कलाएं बना रहे हैं वो लोक कला हो गई। तो इसके अंतर्गत राजकीय कला के अंतर्गत आता है स्तंभ, गुहा, स्तूप, और लोक कला जो है स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं विस्तार से राजकीय कला। तो राजकीय कला में सबसे पहले हम उस समय का राजप्रसाद देखते हैं। तो पाटलिपुत्र के कुम्हार से एक राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एरियन ने इसे सूसा और मेसोपोटामिया तथा एकबतना के राजप्रसादों से श्रेष्ठ माना है। तो यहाँ पर एरियन कहते हैं कि ऐसा राजमहल जो है वो मेसोपोटामिया और एकबतना के राजमहलों में भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं देखने को मिलती है। मतलब उन सबसे श्रेष्ठ कौन है? कुम्हार का जो राजप्रसाद मिला है वो। फाहियान के अनुसार यह प्रसाद मानवीय कृत्य नहीं है। मतलब फाहियान कहते हैं कि ये जो राजप्रसाद यानी जो भी यहाँ पर मिला है वो मानव द्वारा निर्मित नहीं हुआ है बल्कि देवों द्वारा निर्मित हुआ है, ऐसा फाहियान का कहना है। उत्खनन मौर्य सभा का फर्श तथा छत लकड़ी से निर्मित था। मतलब ये जो पूरा सभा भवन है पूरा का पूरा लकड़ी से निर्मित हुआ करता था मौर्य काल में। भवन के स्तंभ बलुआ पत्थर से निर्मित थे। तो भवन के जो स्तंभ हैं वो बलुआ पत्थर से निर्मित थे। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के प्रसाद का नाम सुभांग बताया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है, बाकी ये पहला वाला है। आगे देखते हैं। बाकी ये लकड़ी से बना है, ये सभी को पता है, और बलुआ पत्थर से भी निर्मित है। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के प्रसाद का नाम सुभांग बताया है। आगे देखते हैं। अगला राजकला जो है अशोक के एकाश्म स्तंभ, यानी कि अशोक ने अपने जो राज्यादेश लगवाए थे उससे संबंधित यहाँ पर कला देखने को मिलती है। ये स्तंभ जो है बलुआ पत्थर से निर्मित थे, जो बहुधा एक पत्थर से निर्मित होते थे। मतलब यहाँ पर क्या है, एक ही पत्थर, यहाँ पर पत्थरों को मिला के उसको स्तंभ का स्वरूप नहीं दिया गया है। इसमें एकाश एक ही पत्थर है और उसके ऊपर काली लेप लगाई जाती है जिसकी चमक आज भी विद्यमान है। तो यहाँ पर एक जो स्तंभ है उसका एक इस तरह से खड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इसके चार पार्ट, मुख्य भाग जो हैं स्तंभ के चार पार्ट हैं। सबसे पहले है दंड, मतलब ये जो खम्बर पिलर टाइप में है ये है यष्टि या दंड। दूसरा है कमल, कमल जो उल्टा बना हुआ है। फिर है एक पट्टी यानी कि फलका, पीठिका या फलका कहेंगे। और सबसे ऊपर है जानवर, जिसके स्तंभ को मंडित करने वाली पशु आकृतियां यहाँ पर बनाई गई हैं। तो इस तरह से स्तंभ बनाई गए। और जो दंड या यष्टि है इस पर क्या है, लेख लिखी गई है। मतलब अशोक के द्वारा जो आदेश दिया गया था वो यहाँ पर क्या है उल्लेखित किया गया था, खुदवाया गया था। और ये जो पट्टिका है इसमें चार जानवरों के नाम चित्र मिलते हैं। मतलब मूर्तियों के रूप में यहाँ पर बने हुए हैं, अंकन किया गया है, जिसमें बैल है, हाथी है, शेर है और घोड़ा है। आगे देखते हैं। अशोक के स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। फाहियान इसको 6 बताता है कि 6 स्तंभ थे। वहीं हुएन-सांग बताते हैं कि 15 स्तंभों का उल्लेख है, परंतु इनकी संख्या लगभग क्या है 30 रही होगी। इसमें जो है 15 सुरक्षित है। और ये दो प्रकार के हैं, एक तो वो जिन पर धम्म लिपियाँ खुदी गई हैं और दूसरा जो बिल्कुल सादे हैं। तो सबसे पहले जिस पर धम्म लिपियाँ खुदी गई हैं उसको हम देख लेते हैं। तो जिस पर धम्म लिपियाँ खुदी गई हैं वो है दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद। इलाहाबाद वाले में तो बहुत सारे लोग इसमें अपना अपना क्या है अभिलेख खुदवाते हैं, तो ये भी याद रखना है। आगे है लोरिया नंदनगढ़,
इस पर इसके शीर्ष पर सिंह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लोरिया नंदनगढ़ में सिंह है। लोरिया अर्राज जो कि अब नष्ट हो चुका है, ये वाला स्तंभ, यहाँ पर गरुड़ था। रामपुरवा सिंह शीर्ष था। संग किसका गज शीर्ष था। चतुर्शीष रांची और सारनाथ में मिलते हैं, मतलब 4 सिंह जो हैं वो पीठ करके क्या है बैठे हुए हैं उन स्तंभ के शीर्ष पर। तो वो सांची और सारनाथ वाले में ही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लुम्बिनी, निगाली सागर, इन सभी में भी अशोक के जो धम्म घोष है उसका उल्लेख किया गया। अब जो नहीं है, जिस बिल्कुल सादे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो एक रामपुरवा वाला हमने देखा था। रामपुरवा वाला कौन सा है? एक रामपुरवा वाला सिंह वाला है। सिंह वाले में लिखा गया है, और जो बैल वाला है उस पे बिल्कुल सादा है। तो रामपुरवा में 2 हैं, एक पर सिंह है जिस पर धम्म घोष लिखा गया है, और एक बैल वाला है जो कि बिल्कुल सादा है। आगे है बसाड़। बसाड़ में सिंह का शीर्ष पर सिंह बैठे हैं, और कोसम। तो इन सब की चर्चा यहाँ पर की गई है। आगे देखते हैं, और अशोक स्तंभ वास्तु तथा तक्षण दोनों ही दृष्टि से अनुपम हैं। ये सभी स्तंभ जो हैं अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। मतलब यहाँ पर इनको सहारा देकर नहीं है, एकदम स्वतंत्र रूप में खड़े हैं। सभी चुनार के पत्थर से बने हैं, और ऐसा माना गया है, ऐसा लगता है कि चुनार जो है मिर्जापुर के स्तंभों के निर्माण का कारखाना रहा होगा उस समय, यानी मौर्य काल में जो मिर्जापुर है वहाँ पर स्तंभों के निर्माण का कारखाना रहा होगा। स्तंभों की लंबाई अगर देखें तो 35 से 50 फीट है। 35 से 50 फीट है। उसका जो वजन है वो 50 टन है। उसका वजन क्या है? लगभग 50 टन है। आगे है, अनेक विद्वान जो है मौर्य स्तंभों को ईरानी कला से प्रभावित मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पर जो लेप लगाया गया है वो ईरानी से प्रभावित होती नजर आती है, जो कि विद्वानों का एक। वहीं दूसरा एक वर्ग है जो कि ये मानता है कि ये जो स्तंभ है, स्तंभ में जो कला का प्रभाव है वो स्वदेशी है, ना कि विदेशी है। तो इन सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले विदेशी प्रभाव मानने वाले का तर्क क्या है? तो मौर्यों से काफ़ी पूर्व, मतलब मौर्यों से पहले ही ईरान और ईरान की राजधानी सूसा और एकबतना में अनेक कला स्तंभों का निर्माण कराया गया। ये सभी स्तंभ जो हैं कालक्रम में काफ़ी पूर्व बने, अतः विसरण द्वारा इनका मौर्य काल में प्रसार हुआ। तो ऐसा माना गया कि सबसे पहले सूसा और एकबतना में ऐसे पिलर बनाए गए, और फिर विसरणवादी धीरे धीरे क्या है ये कला फैली, और फिर ये मौर्य काल में हमें भारत में देखने को मिलती है। ईरानी स्तंभों के शीर्ष पर मूर्तियां बनाई गई। इसी प्रकार मौर्य स्तंभों के शीर्ष पर भी मूर्तियां बनाई गई। तो ये यहाँ पर एक मैच होता है कि जिस प्रकार से ईरानियों के स्तंभों में मूर्तियां हैं, उसी प्रकार मौर्यों के स्तंभ में भी मूर्तियां हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से दावा करते हैं कि ये ईरान का ही प्रभाव है? सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला कैमरिश जैसे विद्वान उन्हें ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताते हैं। आगे है, अब विदेशी प्रभाव देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो विदेशी प्रभाव को मानते हैं, और देखते हैं कि क्या कि सच में ये ईरान से प्रभावित था, या फिर कौन कौन सी डिफरेंस है जो हमें ईरान की शैली में मिलते हैं लेकिन हमें अशोक के स्तंभों के शैली में नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, ईरानी तथा अशोक के स्तंभों में कई मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं। तो अंतर को जान लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ईरानी प्रभाव दिखता है या नहीं। तो अशोक के स्तंभों की तकनीक तथा ईरानी स्तंभों की दोनों की तकनीक देखते हैं। तो अशोक के स्तंभ एकाश में अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। वहीं ईरानी स्तंभों का देखें तो मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया। अशोक बनाते हैं एकाश में से और ईरानी बनाते हैं टुकड़ों को जोड़कर। तो दोनों में अंतर है। दूसरा है, अशोक के स्तंभ बिना चौकी मतलब स्वतंत्र रूप से भूमि पर ही सीधे टिकाए गए हैं, उस पर कोई सहारा नहीं दिया गया है, बल्कि ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है। चौकी बना के उसके ऊपर टिकाया गया है। अगला है,
स्तंभ जो है विशाल भवनों में लगाए जाते थे। अब ईरानी जो है इस स्तंभ को बड़े बड़े भवनों में लगाते थे। वहीं अशोक ने ये जो स्तंभ है सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का क्या किया था, निर्णय लिया था और लगवाए भी थे। आगे है, अशोक स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृति मिलती है, लेकिन ईरानी स्तंभों में मनुष्यों की आकृतियां बनी हुई हमें देखने को मिलती हैं। आगे है, अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर क्रमशः पतले होते गए, वहीं ईरानी स्तंभों की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक जैसी है। मतलब यहाँ जो नीचे है वहीं ऊपर उनकी जो मोटाई है, चौड़ाई है, वो सब एक जैसी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस तरह से दिखाई देती है कि अशोक के स्तंभ में नीचे से ऊपर की ओर पतले होते गए हैं। तो दोनों में ही टेक्निक में अंतर है। आगे देखते हैं, इस प्रकार दोनों की तकनीक और उद्देश्यों के आधार पर अशोक स्तंभों को ईरानी स्तंभों की नकल कहना बिल्कुल सही नहीं होती है। मौर्य स्तंभ स्वदेशी शिल्पियों के कौशल और प्रतिमा का ही परिणाम माना गया है। इस ऊपर का विचार है कि मौर्य स्तंभों पर जो ओपदार पालिश की गई है वह ईरान से ग्रहण की गई है। वहीं वसुदेव यहाँ पर बताते हैं, वसुदेव शरण अग्रवाल, आप स्तंभ सूत्र तथा महाभारत से ऐसे उदाहरण खोजे गए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि पालिश भारतीयों को बहुत पहले से ही ज्ञात थी। उसके अनुसार आप स्तंभ सूत्र में मृद भांडों को चमकीला बनाने की विधि के प्रसंग में शल छड़ीकरणों तथा शल छड़ी कुरवंती यानी चिकना करने के मसालों से उसे चिकना करना शब्द का प्रयोग हुआ है, जो ओपदार पालिश की प्राचीनता का सूचक है। मतलब ये कह रहे हैं कि वसुदेव शरण अग्रवाल कि आप स्तंभ सूत्र में जो सरफेस है उसको चिकना करने के लिए पहले से ही इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए ये जो पॉलिश वगैरह है ये विदेशी ना कह के स्वदेशी ही कहना क्या है, उपयुक्त होगा। आगे है, पिपर हवा बौद्ध स्तूप की धातु गर्भ, मंजूषा पटना की यक्ष प्रतिमाएं, लोहानीपुर से प्राप्त जैन तीर्थंकरों के धड़ आदि सभी में चमकीली पॉलिश लगाई गई है। तो उसी समय या फिर कहें उससे पहले पिपर हवा वाला जो बौद्ध स्तूप है सबसे पुराना है। तो यहाँ पर जो है यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है उस समय की ये बात, मतलब मौर्यों से बहुत पहले की अगर हम बात करें तो हमें ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं जो ये बताती है कि यहाँ पर भी क्या है, पॉलिश लगाई गई है। पूर्व मौर्य युग के उत्तर काल के विभिन्न स्थलों से काले रंग के चमकीले भांड मिले हैं जिनका समय जो है ईसा पूर्व 600 से 200 निर्धारित किया गया है। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। अब ये बात हो गई स्वदेशी और विदेशी मत का। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगली कला यानी कि स्तूप की। तो हेंग सांग के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया था। तो हिंगसांग इन स्तूपों की संख्या इतनी बताते हैं, वहीं पुष्यमित्र के द्वारा इनको क्या है, नष्ट कर दिया गया था। स्तूप जो है मौर्यकालीन भारत की वास्तुकला के महत्वपूर्ण देन है। स्तूप का अर्थ होता है ऐसी कोई चीज जो धरातल से थोड़ा उठा हुआ हो या अर्थात एक टीला। स्तूप का आकार अर्धगोलाकार होता है, वहीं कहीं कहीं ये पत्थर से बनाए गए हैं। अधिकांश स्तूप का भीतरी भाग कच्ची ईंटों का और बाहरी भाग पक्की ईंटों से बनाया जाता था। इसके ऊपरी भाग में लकड़ी अथवा पत्थर की एक छत्र बनाई जाती थी जैसे हर्मिका, मतलब ये है उसके ऊपर एक हर्मिका बनाई जाती है। तो ये हो गई हर्मिका। स्तूप की परिक्रमा करने के लिए अब इसके चारों ओर क्या है, पाद मार्ग यानी प्रदक्षिणा पथ बनाए जाते थे। पद मार्ग को घेरे हुए लकड़ी अथवा पत्थर की 4 दीवार बनाई जाती थी। तो ये हो गया स्तूप। इसके ऊपर हर्मिका बनाई जाती थी और इसको परिक्रमा करने के लिए क्या है, प्रदक्षिणा पत्र बनाया जाता था। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया। तो एग्जामिनर पूछता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। और एक और क्वेश्चन पूछता है, वो आगे आएगा। यद्यपि उसके प्रवेश द्वार का निर्माण जो है उसके परवर्ती काल में हुआ। श्रीलंका में भी अनिरुद्धपुर का स्तूप बनवाया गया।
महात्मा बुद्ध ने स्वयं अपनी अस्थियों का एक स्तूप के निर्माण का आदेश दिया था। अब तक का सबसे प्राचीन स्तूप देखें तो नेपाल सीमा की पिपरहवा के खंडरों में स्थित है। तो पिपरहवा, अगर स्तूपों में सबसे प्राचीन कौन सा है तो पिपरहवा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, लेकिन पिपरहवा वाला नहीं बनवाया था। ये यहाँ पर याद रखना, पिपरहवा वाला सबसे प्राचीन स्तूप है। अब इसके पिपरहवा में कैसे बना था उसकी हम कहानी आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं स्तूप निर्माण की संस्कृति सबसे पहले बौद्धों ने अपनाई। बौद्ध दृष्टिकोण से स्तूपों को 4 प्रकारों में बांटा गया। तो 4 प्रकारों में इस तरह से बांटा गया: शारीरिक, पारभौगिक, उद्देशिक और संकल्पित। तो शारीरिक देखते हैं, इसमें महात्मा बुद्ध अथवा महान संतों के शारीरिक अवशेष रखे गए। पारभौगिक, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई जाने वस्तुएं रखी गई। उद्देशिक, इस प्रकार के स्तूप महात्मा बुद्ध से जुड़े स्थानों पर बनाए गए, जैसे कि बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर इत्यादि। संकल्पित, ये स्तूप महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थों तथा श्रद्धालुओं के लिए बनवाए गए, जिसको संकल्पित कहते हैं। तो ये 4 तरह से क्या है स्तूप बनाए गए। एक तो शारीरिक, और फिर जो बुद्ध जी के जो भी चीज़ें हैं उस पर पारभौमिक, और बुद्ध महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थल थे वहाँ पर बनवाए गए। उद्देशिक और संकल्पित मतलब बौद्ध तीर्थ द्वारा श्रद्धालुओं के लिए बनाए जाते थे। आगे है महात्मा बुद्ध की चिता। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई के अग्नि संस्करण के, मतलब उनका जो अग्नि संस्करण था वो हो चुका था, और उसके बाद ही अवशेष जो है 8 भागों में विभाजित हुआ था। इन 8 अवशेषों को लेकर स्तूप बनाए गए, और यहाँ पर पिपली वन के मौर्य जब उस स्थल पर पहुँचे तब तक अवशेष का विभाजन हो चुका था। मतलब पिपली वन के मौर्य जब महात्मा बुद्ध की चिता पर पहुँचे तो उनकी चिता जल चुकी थी। 8 भागों में क्या है उनकी अस्थियां जो बचती हैं उनको डिवाइड कर लिया था। तो अब पिपली वन के मौर्य पहुँचते हैं तो वो उनको उस अवशेष नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पर उनको जलाया गया था वहीं पर उन्होंने अंगारों को इकट्ठा कर लिया और उसी अवशेष पर अंगार स्तूप का क्या किया था, निर्माण किया था। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है एग्जाम में। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पुराना जो है पिपरहवा वाला है, सबसे पुराना पिपरहवा वाला है। और जो जिनको अवशेष नहीं मिले थे वो कौन थे, पिपली वन के मौर्य, ये याद रखना है। अब आगे हम बात करेंगे 8 वो जो डिवाइड हुए थे 8 स्तूपों से बौद्ध अवशेषों को निकाल कर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ऐसा बताया गया है कि अशोक ने इन 8 स्तूपों से कुछ अवशेष निकालकर फिर ये इतनी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया। परंतु इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि उसने 7 स्तूपों से ही मतलब 8 से नहीं, पूरे 8 से नहीं निकाल पाया, उसने 7 से ही निकाल पाया। एक कैसे बच गया, क्योंकि वहां पर विद्रोह हो गया, किसका, नागों के तीव्र विद्रोह के कारण वो 8वें स्तूप से वो अवशेष प्राप्त नहीं कर पाया और रामग्राम के शारीरिक स्तूप को खोलने का प्रयास क्या हो गया, विफल हो गया। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक ने जब 8 स्तूपों को खोदा तो वो उस 8 में से कौन सा था जो वो खोदने में सफल नहीं हो पाया, वहाँ से अवशेष प्राप्त नहीं कर पाया। तो रामग्राम के जो कोलिये थे वहाँ से रामग्राम नामक स्थान से खोलने का प्रयास क्या हो गया था, विफल हो गया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे है सांची से 3 स्तूप मिलते हैं। प्रथम स्तूप को महास्तूप कहा गया, इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया, परंतु शुंग काल में इसके आकार को दुगना कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 2 छोटे स्तूप भी मिले हैं। स्तूप संख्या 2 से द्वितीय बौद्ध संगीति से संबंधित है। तो पहला वाला महास्तूप है जो अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया, और स्तूप नंबर 2 है जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति से संबंधित है।
वहीं 10 बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। कहाँ पर? स्तूप संख्या 2 में। पहला वाला महास्तूप है जो कि अशोक द्वारा निर्मित है, दूसरे वाले में द्वितीय बौद्ध संगीति से संबंधित है, साथ ही 10 बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष भी वहाँ पर सुरक्षित है सांची के स्तूपों में। आगे है स्तूप संख्या 3 का, देख लेते हैं क्या मामला है। तो स्तूप संख्या 3 का महत्व इस बात से है कि गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मोगलायन के अस्थि अवशेष इसी स्तूप में रखे गए हैं। तो 3 भाग में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला महास्तूप है जो अशोक द्वारा निर्मित है, दूसरा वाला जो है वो द्वितीय बौद्ध संगीति से सम्मिलित है, साथ ही जो 10 बौद्ध भिक्षु के अवशेष हैं वो भी द्वितीय स्तूप में संख्या 2 में रखे गए हैं। अब तीसरे का मामला ये है कि बौद्ध गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे सारिपुत्र और मोगलायन के अस्थि अवशेष तीसरे वाले में रखे गए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कंदरा कला यानी कि गुफा कला के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दशरथ और अशोक के द्वारा ही क्या है, गुफा कला का निर्माण किया गया था। तो गया के निकट बरावर की गुफाओं में अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुफा आजीवक भिक्षुओं को दान में दी गई थी। तो ये जो गुफा कला विकसित की गई थी आजीवकों के भिक्षुओं को दान दी गई थी। इसी तहत दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों की गुफा आजीविकों को दान में दे दी। तो यहाँ पर 2 नाम ही मिलते हैं। अब कौन कौन सी हैं बराबर की गुफाओं में? सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, लोमस ऋषि वाली जो है दशरथ द्वारा निर्मित की गई थी, और विश्व झोपड़ यहाँ पर कट गया है, वो है विश्व झोपड़। तो सुदामा हो गई, कर्ण चौपड़ हो गई, विश्व झोपड़ ये किसने निर्मित की थी? अशोक द्वारा निर्मित थी। और लोमस ऋषि की गुफा और गोपिका गुफा जो कि नागार्जुन पहाड़ियों में से है, दशरथ ने अपने राज्याभिषेक वर्ष में किया था गोपिका गुफा को। बाह्यकता वर्जिकिका ये भी यहाँ पर क्या है, आजीविकों के लिए बनाई गई थी। अब हम बात करेंगे मूर्ति कला की। तो मूर्ति कला में वही है जो स्तंभों के ऊपर जो मूर्तियों जानवरों की बनाई गई थी वही मूर्ति कला आती है। इसके अलावा भी उड़ीसा के धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथी की आकृति पाषाण मूर्ति की उत्कृष्टता को सूचित करती है। हाथी अत्यंत बहुत बड़ा है, आकार का है और उग्र भाग को उकेरा गया है। इसी प्रकार कालसी देहरादून उत्तर प्रदेश की चट्टान पर एक हाथी की आकृति खुदी हुई है। हाथी के पैरों के बीचों बीच मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में गजतमे यानी अर्थात सर्वोत्तम हाथी खुदा हुआ है। तो हाथी की हमें मिलती है एक तो उड़ीसा की धौली चट्टान में, और हमें मिलता है कालसी यानी देहरादून में हमें हाथी का जो मूर्ति कला है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे लोक कला की। ये तो हो गई राज्य कला की बात, अब हम यहाँ पर लोक कला की भी बातें कर लेते हैं। तो लोक कला के अंतर्गत हम सर्वप्रथम विभिन्न स्थानों से मिली हुई पाषाण निर्मित विशालकाय यक्ष यक्षिणियों का उल्लेख कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो लोक कला है वो यक्ष यक्षिणियों का ही अंकन है। तो यहाँ कहाँ से मिली है? मथुरा के जिले परखम ग्राम से मिली यक्ष मूर्ति जिसे मशी भद्र कहा गया है। मथुरा जिले से बड़ोदरा ग्राम से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा, मथुरा के झींग का नगरा ग्राम से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा, मथुरा से प्राप्त यक्ष प्रतिमा, पद्मावती यानी ग्वालियर एमपी में है जो प्राप्त यक्ष प्रतिमा, पटना नगर में दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी की प्रतिमा, पटना से प्राप्त 2 यक्षिणी प्रतिमा, बेसनगर यानी कि विदिशा से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा, राजघाट यानी बनारस से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा, विदिशा से प्राप्त यक्ष प्रतिमा, और शिशुपाल गढ़ जो कि उड़ीसा से प्राप्त है यक्ष प्रतिमाएं मिली हैं। कुरुक्षेत्र से भी कुरुक्षेत्र में आमीन से प्राप्त यक्ष प्रतिमाएं और महलौरी से भी यक्ष प्रतिमाएं मिली हैं। इसके अलावा बुलंदी बाग में मौर्य युगीन रथ का पहिया भी मिला है जिसमें 24 आरियां हैं, व्यास 4 फीट है, इस पर लोहे के बैंड भी बना हुआ है। तो
ये थी मौर्यकालीन जो कला स्थापत्य। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।